थैंक यू। बस मैं शुरू कर लूँ, जरा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। I'll take just 3 minutes more. आज कुछ इलाकों में इंटरनेट की डिसरप्शन भी है ना, वो भी एक प्रॉब्लम मौजूद है। ये क्लास स्टार्ट हो रही है, बस 1 मिनट में स्टार्ट हो रही है। ओके, ऑलराइट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू in this orientation meeting for the CSS SA batch 143. Welcome to Cosmos English School. काफी सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, मेरे प्रेसी बैच से हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, या बेसिक इंग्लिश राइटिंग क्लास में से भी हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम।
या थैंक यू जी हाँ। ओके, थैंक यू सरमद। थैंक यू। जैसे कि मैं हमेशा जब भी ओरिएंटेशन मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओन इंट्रोडक्शन। एज यू नो, माय नेम इज डॉक्टर आरिफ जावेद, ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और इसमें से मैं हमेशा डॉक्टर पार्ट जो है एक्सप्लेन किया करता हूँ, दैट दिस डॉक्टर कम्स फ्रॉम माय पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज। और this is enough to show you that I am a properly qualified person to teach this subject. लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी होना काफ़ी नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेरा 1.5 साल का डिप्लोमा, 1.5 year डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट यूके, हायर डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर फिर जो था मुख्तलिफ जॉनर्स होते हैं, जिसमें से मैंने स्पेशलाइजेशन जो है वो ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो की हुई है। उसके बाद एक 8 months का डिप्लोमा जो है यूके से, हाउ टू टीच क्रिएटिव राइटिंग, ये भी किया हुआ है। चनाचे ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आई क्वालिफाई टू टीच दिस कोर्स, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज है कि प्रॉपरली क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड ना होने के बावजूद भी हर कोई जो है वो हर सब्जेक्ट पढ़ाता फिरता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें सुन के देख के आपको खुद ही महसूस होगा कि जब क्वालिफाइड कोई बंदा पढ़ाएगा तो उसकी टीचिंग डिफरेंट है बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि जिन्होंने प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है इसके लिए। और तीसरी चीज अपनी क्वालिफिकेशन में जो चीज मैं मेंशन किया करता हूँ, हाउ डू आई क्वालिफाई टू टीच दिस थिंग, दैट इज माय experience as an examiner for 8 years in checking both essay and Pressy papers। 1 साल essay के, 1 साल Pressy के पेपर्स जो हैं वो चेक करता हूँ मैं। तो अब ये है कि ये एक्सपीरियंस एज एन एग्जामिनर बेसिकली मैं ट्रांसफर करता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं सिर्फ और सिर्फ टीचिंग कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि एज एन एग्जामिनर उन पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को एम्फेसाइज करवाता हूँ जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं या इनके नंबर कम आते हैं। सो दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट कि मेरी टीचिंग जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा होती है कि आपने एग्जाम में नंबर किस तरह लेने हैं, एक अच्छी एस्से के क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एग्जामिनर उसके अंदर देखता क्या है, आपने वो वाली स्किल्स अपने अंदर पैदा कैसे करनी है, और आपसे मैंने एक अच्छी ऐसे के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी स्किल्स जो हैं आपके अंदर वो प्रोड्यूस कैसे करनी है। आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट मोर देन 37-38 years। लेकिन सीएसएस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंग्लिश जो है ये 1995 से मैंने तकरीबन 29 years हो गए हैं इसको भी पढ़ाते हुए। और ये सारा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मुझे ये समझ आई है, और इतने अरसे से मैं सीएसएस को देख रहा हूँ, इसके अंदर बेशुमार चेंजेस आई। पहले सीएसएस देखा कि लोग आराम से पास कर लेते थे, खैर मुश्किल तो हमेशा से था, इतने आराम से तो पास नहीं था होता, लेकिन कम से कम ये फेलियर रेशो नहीं था जितना कि इस वक्त है। पहले एकेडमीज नहीं थी, पहले लोग खुद तैयारी करते थे और वही तैयारी करता था जो इस काबिल होता था। और टीचर्स अगर थे भी तो क्वालिफाइड लोग थे, हर कोई सीएसएस की तैयारी करवाने के पीछे नहीं था भाग रहा उस वक्त। तो उस वजह से मार्केट के अंदर क्वालिफाइड लोग जो थे सिर्फ वही टीचिंग के अंदर मौजूद थे। बहुत से लोग मुझसे शुरू में और ये क्वेश्चन आना भी शुरू हो गए हैं कि सर प्लीज एलेबोरेट व्हाई सो मेनी पीपल फेल इन सीएसएस एसए एंड ऑल दैट। मैं ये साथ साथ जो है एलेबोरेट, जैसे जैसे मैं चीजें आपको दिखाऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि क्या पढ़ाया क्या जाता है हमारे यहाँ और रीजंस क्या हो सकती हैं जिस वजह से।
ऐसे राइटिंग स्टूडेंट्स, ये जो खौफ है, ये जो फियर इसके बारे में पाया जाता है, ये इतनी खौफनाक चीज या इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लर्न ना किया जा सके। आम तासुर ये पाया जाता है कि ऐसे तो कोई ऐसी चीज है जिसका किसी को भी नहीं पता, और बस ऐसे ही कोई तुक्के से पास हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, और इस तरीके से। पहली बात ये है कि नाउ सी एस 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 ए इज नॉट द मोस्ट फेलिंग सब्जेक्ट। आप लोगों ने जब सी एस एस की तरफ आते हैं तो हर शख्स यही आपको डराता है कि सी एस एस की एस ए सबसे मुश्किल है और इसमें सारे लोग फेल हो जाते हैं। नहीं, अपने आप को जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड अपना ठीक करें। इट इज नॉट द एस ए विच इज द हाइस्ट फेलिंग सब्जेक्ट इन सी एस एस नाउ, इट इज द प्रेसी पेपर। प्रेसी के बाद इस्लामियात, इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स, और चौथे नंबर पे चल के ऐसे आती है जिसमें लोग सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। अगर आपने डरना ही है पेपर से, तो फिर आप किसी और पेपर से डरें। ये पेपर कम से कम इतना डरने वाला नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, बाद लोग कहते हैं कि सर आपको चूंकि आता है इसलिए आप कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है। नहीं, by the time you reach with me towards the end of this course, you will realize yourself that it was not as difficult as people had made it। और मुश्किल या इसके अंदर फेलियर की इतनी हाई रेशो क्यों है, मैं एक छोटी सी बस एक ही बात करूंगा, और उसके अंदर सारी की सारी रीजंस जो हैं मौजूद होंगी। मैं बेटा एक मिनट आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे इसके अंदर से। एक ही लफ्ज आता है दिमाग में, अनाड़ी। अनाड़ी समझते हैं आप? अनाड़ी टीचर्स, जिनको अपना काम नहीं आता, लेकिन वो ऐसे जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को पकड़ के स्टार्ट हो गए हैं। ना उनको उसके स्ट्रक्चर का पता है, ना उनको उसकी टाइप्स का पता है, और ना ही उनको टीचिंग का पता है। टीचिंग, आप में से हर इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। और ये काम जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये उन्हीं को आता है तरीका कि किस तरह से हर स्टूडेंट से काम किस तरह लेना है। ये जो मौसमी टीचर्स होते हैं कि फसली वक्ती तौर पे आगे बस थोड़ा सा टाइम मिला तो उन्होंने, चूंकि नाम के साथ सीएसपी लगा हुआ है, सो आप लोग भी समझते हैं कि शायद इनसे पढ़ने से हम ज्यादा बेहतर तौर पे हमें कुछ चीजें आ सकेंगी, और यही इसके अंदर मेन फेलियर की रीजन है। जरा मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स के, आपने कभी देखा कि कोई एमबीबीएस कर लेता है तो साथ ही वो लोगों को एमबीबीएस पढ़ाना शुरू कर दे? जरा थोड़ा सा कीबोर्ड हिलाएं, जरा थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा। आपने कभी देखा एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस डिग्री हासिल कर ले तो उसके साथ ही वो फौरन डॉक्टर्स को पढ़ाना शुरू कर दे? लिखे स्टूडेंट, जवाब दें यार। आपसे क्वेश्चन पूछा, बड़ा सादा सा सवाल पूछा है, मैं कुछ ज्यादा पेचीदा चीज नहीं पूछी। नहीं ना? व्हाट अबाउट इंजीनियर्स? व्हाट अबाउट डेंटिस्ट्स? डू दीज पीपल स्टार्ट टीचिंग देयर सब्जेक्ट द मोमेंट दे पास इट? बस जी नाम टैग लग गया है कि मैं डीवीएम बन गया हो, मैं लोगों को डीवीएम जो है वो दो लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूं, क्या लग जाता है? नहीं, ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं है। ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं है सिवाय सीएसएस के। ये वाहिद रीजन है इसके अंदर इतनी हाई फेलियर की, कि एक बंदा जो क्वालिफाई नहीं करता सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका की हुई उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसे टीचिंग का, या एमबीबीएस है, या वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, लेकिन पढ़ा ऐसे रहे हैं। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से ये पॉसिबल है कि इनके पास वो वाली स्किल मौजूद होगी जो अपना सब्जेक्ट उन्होंने 4-6 साल कोई और पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ाने के लिए कुछ और आगे हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जी। सो दैट इज वाई इस फील्ड का बड़ा गर्क इसलिए हुआ है
कि यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को पीछे कर दिया, एंड द मोमेंट उसके ऊपर एक स्टैंप लग गई कि इस बंदे ने पास कर लिया है एग्जामिनेशन, लोग उसके पीछे फौरन जाना शुरू हो गए. सो पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग इज बिकॉज दे एम टू फेल. दे एम टू फेल. आपको बात शायद थोड़ी सी बुरी लगेगी ये वाली, और बाज लोग कहते हैं कि नहीं जी सारे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ही सिर्फ पता होता है अपने काम का. बाद सीएसपी कहते हैं नहीं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हुए हैं और लिटरेचर वालों को ऐसे पढ़ानी नहीं आती. आई एम सॉरी, दिस इज अ पर्सन हु इज नॉट जस्ट अ लिटरेचर क्वालिफाइड, इज लिंग्विस्टिक्स क्वालिफाइड ऑल्सो एंड इज क्वालिफाइड इन ऐसे राइटिंग ऑल्सो. आप कैसे डिनाई करेंगे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिर मेरा ये सारे का सारा एक्सपीरियंस. तो ये कुछ थोड़ी सी तमीज जरा बांधनी थी कि जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा, आप माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं, देखें कुछ आप भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं. थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस जरा यूज करें एंड ट्राई टू फाइंड टीचर्स. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ. ट्राई टू फाइंड टीचर्स हु हैव अ सर्टेन बैकग्राउंड इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर उस सब्जेक्ट की बारीकियां जो हैं वो स्टूडेंट्स तक कन्वे करना जो है वो मुश्किल है. मैं हमेशा ध्यान दिलवाता हूं आपको, स्टूडेंट्स को, पहले लेक्चर में, पहली क्लास में, ओरिएंटेशन मीटिंग में एफपीएससी के सिलेबस की तरफ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली है हमारी, दैट इज कि एफपीएससी का एसे राइटिंग का सिलेबस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द सिलेबस, और यहां से फिर जो है वो आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. ये वही सब सिलेबस है एफपीएससी का, जो आप एफपीएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ईयर 2016. 2016 में जो था वो चेंजेस आई इंग्लिश के अंदर, और ऐसे में भी, इसकी चेकिंग में भी, और इसकी प्रेसी जो है उसके अंदर भी. जी बेटा, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका. मैं सारी चीजें आपको जो है बता रहा हूँ रफी, डोंट वरी. ओके. और इसके बाद लोग कहते हैं कि जी एफपीएससी ने से ऐसे का सिलेबस ही नहीं दिया हुआ. ऐसे का सिलेबस दिया हुआ है यकीनन. अगर आप देखें पेज नंबर 4 एफपीएससी के सिलेबस का, तो यू विल फाइंड आउट, सबसे पहले सिलेबस ही इसका है. दिस इज द सिलेबस फॉर एफपीएससी. फिर जब उनको सिलेबस दिखा दें लोगों को, तो वो कहते हैं "ओ नहीं जी, ये तो 2.5 लाइनें लिखी हुई हैं, इससे क्या पता चलता है क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता." नहीं, अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो इसमें एफपीएससी का कसूर नहीं है. उन्होंने बड़ी डिटेल से हर चीज बड़े कॉम्पैक्ट अंदाज से जो है वो बयान कर दी हुई है. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to comprehend it and try to understand it. So let's go into the details. Candidates will be required to write one or more essay in English. एक ही लिखनी होती है, आगे चल के एग्जामिनर ने भी इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक ही लिखनी होती है. A wide choice of topics will be given. Wide choice of topics. यहाँ मैं हमेशा ये सवाल पूछा करता हूँ
कि स्टूडेंट्स मुझे जरा ये बताइएगा कि एफपीएससी की तरफ से बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है सीएसएस के एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। एफपीएससी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम में अपीयर होने की। ओके, बैचलर्स, 14 इयर्स, बीए। बुझिया कहाँ लिखा हुआ है वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज? कहीं लिखा हुआ है वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज? 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन, बीए। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से सब्जेक्ट में एफपीएससी ने कहा हुआ है कि आपको किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में? हैव दे स्पेसिफाइड एनी सब्जेक्ट? नन, नो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, नॉट मेंशन्ड। ओके, राइट। सो कोई जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, राइट। अब मेरा मतलब ये था बात करने का कि अगर अगर एफपीएससी ने स्टूडेंट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि अगर आपने आईआर पढ़ा हो तो सीएसएस आसान हो जाता है, या आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है या ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है तो सीएसएस आसान हो जाता है, या आपने एमए इंग्लिश किया हो फॉर दैट मैटर, तो या बीएस इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज लिंग्विस्टिक किया हो तो आपके लिए सीएसएस आसान हो जाता है। सुना हुआ ना आपने ये बातें, ये वाली कहते हैं ना लोग। अब देख लें, लोगों के कहने में और एफपीएससी की बात में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर इन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स, अगर इन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी, तो फिर एफपीएससी ने डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को एग्जाम देने की इजाजत क्यों दी? इन्होंने तो ये सब कुछ नहीं पढ़ा होता, क्या इनको फेल करने के लिए ये सारी इजाजत दी? समझ आती है ना बात की? इसका मतलब ये है कि आपका, एक तो आप ये फियर अपना निकालें अपने दिमाग से। ये अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि सर हमारा तो बैकग्राउंड जो है वो सीएसएस का नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे? बेटा, कोई बैकग्राउंड इसका नहीं होता। आप इससे पहले जो कुछ पढ़ के आए हुए हैं उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपको वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स दी जाएगी जिसमें से आपकी मर्जी के टॉपिक्स निकल ही आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो यहां से ऑनवर्ड्स आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं, क्या पढ़ते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। राइट स्टूडेंट, समझ आती है इस चीज की? मैं बार बार आप लोगों से थोड़ा सा चैट के अंदर जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, लेकिन बाज लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ये बेटा वो वाला लेक्चर नहीं है जिसमें आप सिर्फ ईयरबड्स लगा के तो सुनते रहेंगे। मैं इंटरैक्टिव क्लास चलाया करता हूं। मुझे एंगेजमेंट चाहिए आपके साथ जो है वो, जरूरत है इंटरेक्शन की। अगर आप चैट आपको एक दूसरे की नजर नहीं आ रही, आप अपना जवाब तो देना कम से कम। इफ आई एम इंसिस्टिंग, आई एम टाइम एंड अगेन आई एम आस्किंग स्मॉल क्वेश्चंस, कुछ ज्यादा पेचीदा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, तो प्लीज रिप्लाई। ओके, so a wide choice of topics will be given, right? Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. अब मैं थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करूंगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मैं इसका लफ्जी मतलब नहीं दे रहा, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन यू करूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है नो जनरल स्टेटमेंट। नो जनरल स्टेटमेंट जरा लिख लें क्योंकि बाद में हमने कोर्स के अंदर भी इस चीज को यूज करना है। नो जनरल स्टेटमेंट।
अब जनरल स्टेटमेंट क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट जो है उससे मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा था अखबार में कि बाबर आजम ने जो है वो रिजाइन कर दिया है अपनी कैप्टेंसी से। अच्छा, अब लोगों से बात करें, ओ सर ये खिलाड़ी खेले ही इस तरह नहीं थे अच्छे, इन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस इसलिए दी थी ताकि ये जो वर्ल्ड कप हुआ था सारा, कि इसके अंदर ताकि बाबर आजम की कैप्टनसी खत्म हो जाए। अच्छा, तुम्हारी कोई बाबर आजम के साथ डायरेक्ट बातचीत है? नहीं सर। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तुम्हारी कोई आपस अंदर को बंदा है? नहीं सर। तो फिर कैसे कह सकते हो? सर सारे कह रहे हैं। अब ये सारे कह रहे में और आप जो कैंडिडेट्स हैं सीएसएस के, आपकी बातों में और उनकी बातों में फर्क होना चाहिए। वी एक्सपेक्ट यू टू शो एन एजुकेटेड बिहेवियर, और आप बात जो करेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के बारे में आपको मालूम है सिर्फ उस पर बात करेंगे और तफसील से करेंगे, और अगर नहीं मालूम तो यू विल स्टे क्वाइट ऑन दैट। सो कॉम्प्रिहेंसिव वुड मीन दैट नो जनरल स्टेटमेंट्स कि गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए या ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था, नहीं। जब तक आपको उसके बारे में डिटेल से नहीं मालूम आप उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, रिसर्च बेस्ड नॉलेज। रिसर्च बेस्ड नॉलेज। यस नो मैडम मुजफ्फर, डोंट पुट assumptions। रिसर्च बेस्ड नॉलेज, इसके बारे में स्टूडेंट जरा दो चीजें नोट कीजिएगा। दो चीजें नोट कीजिएगा। नंबर वन, अपडेटेड नॉलेज। अपडेटेड नॉलेज। अब अपडेटेड नॉलेज से हमारी मुराद ये है कि जो भी मटेरियल नॉलेज जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या कम से कम जो फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स हैं, वो कम से कम अपडेटेड होने चाहिए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मैगजीन से, मैगजीन तो फिर भी लेटेस्ट होता है, लेकिन बाज़ बुक्स में से जो ऐसे राइटिंग की मिलती हैं उनमें से डेटा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुक छपी थी आज से 6 साल पहले, उसमें भी जो डेटा है वो 2 साल पुराना है। तो वो 8 साल में जाहिर है चीजें चेंज हो जाती हैं, रिपोर्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो रिसर्च बेस्ड नॉलेज से नंबर वन मुराद ये है कि आप अपडेटेड नॉलेज देंगे। और नंबर टू साथ लिख लें, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज, हम ये भी चाहते हैं कि आप अपना सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो भी साथ इसके प्रेजेंट करें। इसकी डिटेल हम जाएंगे लेक्चर नंबर 2 में उसके ऊपर। सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी आपने जो है वो साथ देना होता है ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक। इस सेंटेंस से हम दो टेकअवेज लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस में कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। अब ये तीनों चीजें एक एक करके समझने की जरूरत है। आर्टिकुलेशन का लफ्जी मतलब तो जो भी हो, इसकी इंटरप्रिटेशन मेरी ये होगी कि आर्टिकुलेशन से मुराद ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। अजीजा अब्रो, ये 1500 वर्ड्स वाला जो मशवरा है ना, ये फेल होने वाला मशवरा है। मेरे सामने लाए ना 1500 वर्ड्स की ऐसे, मैं आपको एज एन एग्जामिनर दिखाता हूँ क्या करता हूँ मैं उसके साथ। ओके, आर्टिकुलेशन से मुराद है, मैंने लिखवाया आपको ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन से मुराद है कि आप अपने मटेरियल को ऐसे के अंदर, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस अंदाज से, आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या है, आपने पूरी ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया है। नंबर टू, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से मुराद है द यूज ऑफ लैंग्वेज। द यूज ऑफ लैंग्वेज, स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। अब इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सी गलतफहमियां, लोगों ने जो है वो मिथ्स क्रिएट की हुई हैं
कि सीएसएस में आपकी इंग्लिश बड़ी कोई ऐसी पटाखादार किस्म की होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो पढ़ के हैरान परेशान हो जाए कि इतना बड़ा स्कॉलर इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने वाला और ऐसी फ्लॉरी इंग्लिश यूज करें कि एग्जामिनर बस हैरान परेशान हो जाए। बड़ी सादा सी बात है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। सिंपल। अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। आमतौर पे लोग आपको ये समझाते हैं कि वहां पे बड़ी कोई हैवी किस्म की वोकेबलरी, नुमेरा मुजफ्फर ने लिखा है, मैं उसके वर्ड ले रहा हूँ कि हैवी किस्म की वोकेबलरी, बड़ी कोई आप मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो कि डिक्शनरी में पिछले में हैं तो सही लेकिन इंग्लिश में पिछले 300 साल में यूज नहीं हुए, वो वाले वर्ड यूज करने की कोशिश करें। क्या आप करना क्या चाह रहे हैं? आपने एग्जामिनर को किस चीज के साथ इंप्रेस करना है? इस चीज के साथ इंप्रेस करना है कि मैंने एक मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसका मुझे पूरा मतलब भी नहीं आता। याद रखें, द मोर डिफिकल्ट द वर्ड्स, द मोर शेड्स ऑफ मीनिंग दे हैव। वर्ड्स ऐसे हैं जिनके डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। तो क्या आपको उस वर्ड की सारी कॉनोटेशंस भी मालूम है कि नहीं? चनाचे ये लोग अक्सर पकड़े जाते हैं इस बात पे कि वो वर्ड तो मुश्किल लगा लेते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये वर्ड यहाँ पे यूज कैसे होना था। वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं पता होता। एक्सप्रेशन के लिए मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि एफपीएससी ने एक सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं वो पेश की हैं, वो देखते हैं हम। ये अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और इंग्लिश का नॉलेज इंप्रूव करने के लिए ये कुछ बुक्स हैं जो एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई हैं, सजेस्ट एफपीएससी ने सजेस्ट की हुई हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इसको स्टूडेंट्स नोट करें, बाय रेमंड मर्फी। मुझसे आप जब भी पूछेंगे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोई बुक, तो मैं सिर्फ इस एक बुक को का नाम जो है वो लूंगा, इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। अगर आपका एक्सप्रेशन इंग्लिश का अच्छा नहीं है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद बेसिक इंग्लिश, तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए। क्योंकि बहुत से लोग, इंग्लिश हमारे यहाँ पाकिस्तान में जाहिर है इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम पेश आती है स्टूडेंट्स को। सो दिस इज द बुक दैट आई विल रिकमेंड यू टू यूज। ये बेसिकली एक सेल्फ स्टडी रेफरेंस गाइड है, जिसके अंदर यूनिट्स हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप में से कोई यूज कर रहा है? आर यू फेमिलियर विद दिस बुक? शाहिदुल्लाह, आसिम, उस्मान गनी, जोया, नूरुलैन, लियाकत, गुड। मोहम्मद विसाल, विसाल, असद, रेनन मार्टिन, सॉरी, ओरिजिनल एडिशन, दैट्स वेरी गुड। इसके बाद जिनकी इंग्लिश जरा बेहतर है और वो अपने इंग्लिश मोर वो फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये आएगी प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, माइकल स्वान की, माइकल स्वान की। यस फाइजा, इट इज कंपल्सरी टू मेंशन। मोहम्मद इरफान, इंग्लिश एक्सप्रेशन बेटा मैंने पहले कह दिया, स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज बड़ी सिंपल चीज है। ये देखो, 10 short Urdu sentences involving cultural composition, significant terms will be given to be accurately translated into English. ये good expression है इरफान, दिस इज गुड एक्सप्रेशन। है कोई मुश्किल लफ्ज इसके अंदर? ये पता नहीं हमारे दिमाग में क्यों ये चीज डाल दी गई है कि मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो वो अच्छी इंग्लिश होगी। ये सरासर जहालत है, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैं, मुझे कहने में कोई आर नहीं है बिल्कुल, कि ये समझना कि किसी भी जुबान में आप अगर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो समझा जाएगा कि आपको वो जुबान बड़ी आती है।
बिल्कुल गलत ख्याल है ये, अनपढ़ों वाला ख्याल है। पढ़ा लिखा बंदा कम से कम ये नहीं कर सकता। और तीसरी बुक जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, राइट बेटर स्पीक बेटर बाय रीडर डाइजेस्ट। आप इनमें से तीनों की बजाय आप फर्स्ट फर्स्ट वाली बुक जो है वो रखें। दिस इज द वन दैट आई रिकमेंड ऑलवेज, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, और इसके जरिए अपने इंग्लिश को ठीक करें। ओके। माइकल स्वान की बुक अगर आप शुरू में ले लेंगे तो थोड़ा सा फंस जाएंगे, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, बिकॉज ये थोड़ी जरा एडवांस लेवल की है। वैसे तो बुक नंबर 4 भी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ये लिंग्विस्टिक्स के कोर्स की ज्यादा चीज है बनिस्बत। आपने करनी है कि इंग्लिश यूजेज कैसे हो। एलिजा जहांगीर पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट रेन एंड मार्टिन। बेटा यहाँ पे कहीं आपको रेन एंड मार्टिन नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ? नहीं नजर आ रहा ना? उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि एफपीएससी एक पढ़ा लिखा इदारा है, एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से ऐसी बुक्स आपको रिकमेंड की हैं जो करंट इंग्लिश से रिलेटेड हैं। रेन एंड मार्टिन आज से कोई, मैं आपको बता देता हूं कौन से सन में छपी थी, 1935 में, यानी 89 ईयर्स ओल्ड बुक है। और हमारे पाकिस्तान में उसको ऐसे समझा जाता है जैसे उससे मुकद्दस और कोई चीज नहीं है। सो उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आपकी मर्जी है, आप यूज करते हैं करें बड़े शौक से, लेकिन आई वोंट रिकमेंड दैट। और मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं इंग्लिश जानता हूं। मेरी एक पीएचडी नहीं है, दो पीएचडीज हैं। पहली पीएचडी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मेरी बहादुर जकरिया यूनिवर्सिटी से है। दूसरी पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक्स मलाया यूनिवर्सिटी मलेशिया से। और मेरी तीन डिग्रीज जो है यूके से हैं। जानता हूं इंग्लिश को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेनन मार्टिन ना यूज करें। जी नहीं सैयद अली सामा, विदाउट डेटा, फैक्चुअल डेटा तो ऐसे लिखी नहीं ना जा सकती। आपकी लैंग्वेज जितनी मर्जी अच्छी हो, इफ यू डू नॉट हैव फैक्चुअल डेटा, तो फिर आप आर्गुमेंट चला ही नहीं सकते। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के सर पे ऐसे नहीं लिखी जाती। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द सिलेबस। चलिए इसको हम खत्म करते हैं, आगे चलना है। सो एक्सप्रेशन से मुराद ये है, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, स्टूडेंट सिंपल, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश एंड स्किलफुल यूज ऑफ इंग्लिश, हमने ये देखना है आपके। और तीसरी चीज इस सेंटेंस से हमने लेना है, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग। स्टाइल, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल नैरेटिव स्टाइल है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है। डिफरेंट स्टाइल्स हैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग के। तो आपको जो ऐसे के टॉपिक्स मिलते हैं वो इन डिफरेंट स्टाइल्स के मुताबिक होते हैं। आगे चल के हम इस पे बात करते हैं। तो हमने ये भी चेक करना होता है कि क्या आपने टॉपिक के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर यूज किया है या नहीं यूज किया। सो स्टूडेंट, सिलेबस में ये 5 चीजें हैं। और आई कैन टेल यू विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कि हम एक्चुअली एग्जामिनर्स एफपीएससी में सिर्फ इन 5 चीजों को चेक कर रहे होते हैं। ओनली दीज 5 थिंग्स, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। आपका सीएसएस एसए का पेपर जो है वो इस तरह से होता है। आपके पास 10 टॉपिक्स आएंगे, और उन 10 में से एक के ऊपर आपने जो है लिखना है फॉर 3 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को देखना लाजमी है। द एग्जामिनर सेज मेक एन आउटलाइन, यानी सबसे पहले आउटलाइन लिखनी लाजमी है। एंड राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑफ 2500 to 3000 वर्ड्स। कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑफ 2500। उसने, एग्जामिनर ने ये भी बता दिया कि कितने वर्ड्स जो हैं वो लिखने चाहिए। और स्पेसिफाई कर दिया ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। खान, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरा थोड़ी देर ठहर के देता हूँ, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। अब ये स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनने वाली चीज है।
यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्स है एनी कम्युनिकेशन, चाहे टेक्स्ट में है चाहे किसी भी तरह से, कोई भी जो पीस ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिस्कोर्स कहलाता है। और एक ऐसे एक ही डिस्कोर्स में लिखी जाती है, मसलन एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। वो जो उसने सिलेबस में कहा था ना, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, मैं इसको अब एग्जामिनर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैंने जो आपको टॉपिक्स देने हैं उनमें से कोई एक्सपोजिशन एक्सपोजिटरी का होगा, कोई आर्गुमेंटेशन आर्गुमेंटेटिव का होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव टाइप का होगा। और आपने एक ऐसे के अंदर सिर्फ एक ही स्टाइल लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सारी एसेस एक ही स्टाइल से लिखी जाती हैं, या एक ही एसे के अंदर आपने एक्सपोजिशन भी करनी है, आर्गुमेंटेशन भी करनी है और डिस्क्रिप्शन भी करनी है। ये वो कह तो लेते हैं, लेकिन मेरे सामने कभी वो साबित नहीं कर सके कि एक ही ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेशन भी कैसे होती है और एक्सपोजिशन भी कैसे होती है, डिस्क्रिप्शन। मेरा ओपन चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूं ऐसे तमाम लोगों से कि मुझे एक ऐसी ऐसे लिख के दिखा दें जिसके अंदर आपने एक्सपोजिशन भी की हो, आर्गुमेंटेशन भी की हो और डिस्क्रिप्शन और नरेशन भी की हो। और अगर नहीं आप ऐसी ऐसे लिख सकते तो फिर पाकिस्तान में ये कहना छोड़ दें कि सारी ऐसे एक ही स्टाइल से लिखी जाती है। इसके ऊपर काफी बैसा बैसी होती है, और लोगों के फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को एक्सपोजिटरी स्टाइल कराते हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन और नरेशन जिसे मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे करता हूं उसको सिरे से पढ़ाया ही नहीं जाता सिरे से। सो इसके लिए लाजमी है कि आप स्टाइल ऑफ ऐसे जो है वो आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक जो है वो ऐसे लिखें। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वही बात, और जैसे मैंने पहले आपको लिखवाया आर्टिकुलेशन, कि आप अपना स्ट्रक्चर किस तरह यूज करते हैं। रेलिवेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बात जो है वो टॉपिक से रेलिवेंट है भी कि नहीं। रेलिवेंस टॉपिक से रेलिवेंट भी है कि नहीं, क्योंकि बाद वक़ात लोगों ने रटा रटाया मटेरियल जो है वो देते हैं, और अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो फिर नंबर किस चीज के। एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी लैंग्वेज की भी चाहिए, क्लैरिटी थॉट की भी चाहिए। ये है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एग्जामिनर ने आपके सामने रखी हैं। और इनके अलावा और किसी चीज को कोई कहा जाए ना कि ऐसे के अंदर हम और भी बड़ी सारी चीजें चेक करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स आप दाखिला लें तो फिर बताएंगे, नहीं, मैंने आपको पहले लेक्चर में खोल के सारी चीजें बता दी हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, और जो एफपीएससी ने आपके सामने रखी हुई है। जी स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे हैं। बात का जवाब मैं इसलिए नहीं दे रहा कि जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मिलते जाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने कि इट इज यूजुअली बिलीव्ड दैट अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज और कंटेंट्स इज रिक्वायर्ड prior to taking essay class in order to apply the learned rules and write essay। बेटा अगर आपने ये सारी चीजें पहले ही सीख के आनी है ऐसे के कोर्स में तो फिर आप सीखने क्या आए हैं। और जहां तक ताल्लुक है वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे का कोर्स नहीं करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से नॉलेज, आपको डेटा मटेरियल ये हर चीज कलेक्ट करने का पूरा मेथड है मेरे पास, जो मैंने अभी आपके सामने सारी की सारी जो पेश करनी है। एक चीज स्टूडेंट्स हम और भी देखना चाहेंगे कि ये जो 100 मार्क्स हैं ये डिवाइड किस तरह से किए जाते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि ये 100 मार्क्स जो हैं इकट्ठे 100 में से ऐसे के अंदर जो है वो आ, उसमें से मार्क्स लगाए जाते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग द मार्किंग स्कीम? 2-3 मिनट इसके ऊपर लगा लें, या कि अपने कोर्स प्लान की तरफ चलें। मुझे अगर आप लोगों की तरफ से जवाब आएंगे बेटा तो मैं चलाता हूँ, अगर आपने चुप करके बैठे रहना है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि आज इस क्लास में आप क्या करने आए हुए हैं। जी कोर्स प्लान तो मैंने दिखाना ही दिखाना है।
आई विल शो यू ब्रीफली। ये असेसमेंट प्रोसेस आपके सामने है। हाउ सी एस एस essay is marked from a CSS examiner's point of view। हम इसको जो है वो, ये असद सारा कुछ आ रहा है ना आपके सामने, ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। हम ऐसे की 100 मार्क्स को 4 ब्रॉड एरियाज में डिवाइड करते हैं। ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि ग्रामर, कंटेंट, एक्सप्रेशन, असद, ये 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। आप ये जानते हैं, ऑलरेडी हम कंटेंट की बात कर चुके हैं, लैंग्वेज की भी बात हो चुकी है, स्ट्रक्चर की भी बात हो चुकी है। एक एडेड जो चीज होती है दैट इज कोहेरेंस। जब हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो आर्टिकुलेशन के अंदर कोहेरेंस भी शामिल होती है। 100 मार्क्स डिवाइडेड इस तरह से हैं कि 40% वेटेज मिलती है कंटेंट को, 25% वेटेज लैंग्वेज को, 20% स्ट्रक्चर को, और कोहेरेंस को 15%। 40 इसका पासिंग मार्क्स है। एंड जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं आपको यहां पे लेके आया हूं, वो ये है कि यू हैव टू स्कोर इन ईच एंड एवरी कैटेगरी। आपने इन सब के अंदर मार्क्स जो है वो हासिल करने होते हैं। लियाकत अली, आउटलाइन इन सारी चीजों में शामिल है ना, स्ट्रक्चर के अंदर आउटलाइन शामिल है ना। तो ये है डिवीजन। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि अगर हमारे पास कंटेंट बड़ा जबरदस्त हो और लैंग्वेज अच्छी ना हो तो भी बात नहीं बनती। आपके पास कंटेंट अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा है, बहुत से बड़ी अच्छी लैंग्वेज रखने वाले लोग, कंटेंट भी अच्छा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, वो भी फेल हो जाते हैं। है ना, इसको आप 40% पे करते जाए ना, आपको इस सारे को 40% पे करते जाएं ईच कैटेगरी में। बाज स्टूडेंट्स की कोहेरेंस नहीं होती। बाज लोगों की ऐसे में कंटेंट भी है, लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कोहेरेंस नहीं है। कोई पैराग्राफ कहीं जा रहा है, कोई पैराग्राफ किसी साइड पे जा रहा है, कोई पैराग्राफ तरतीब नहीं है उसकी। सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि इसकी आप, बाकी अब ये कि, हाँ जी, अब आपको पता चला है कि लोग एक नंबर से क्यों फेल होते हैं, 39 मार्क्स से क्यों फेल होते हैं। बस स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। सो हर कैटेगरी के अंदर जो है, अब हर कैटेगरी के फर्दर डिटेल्स कंटेंट के अंदर हम क्या चीजें चेक करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। जो डिटेल से आप इसकी सारी डिटेल जो है फर्दर वो भी हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। और मैं अभी उसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और उसके बाद कोहेरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारा कुछ। और ये फिर उसकी फर्दर डिवीजन है कि हम 40 मार्क्स जब चेक चेक कर रहे हैं तो 40 मार्क्स के अंदर फर्दर डिवीजन किस तरीके से है। लैंग्वेज के अगर 25 हैं तो किन किन चीजों के मार्क्स हैं। स्ट्रक्चर के अगर मार्क्स हैं तो उसके अंदर किन किन चीजों के मार्क्स हैं। कोहेरेंस के अंदर क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं, कोहेजन एंड कोहेरेंस दोनों हो रहे हैं। इन सब चीजों को देख के स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता चला होगा कि ये सारी चीजें बेसिकली स्किल्स हैं। ये सारी चीजें बेसिकली स्किल्स हैं। दैट इज वाई मेरा मैसेज हमेशा ये होता है कि गो फॉर द स्किल, नॉट जस्ट द कंटेंट। लोग ये समझे बैठे होते हैं, और ये नंबर वन रीजन है फेल होने की, कि लोग सिर्फ ये समझ बैठे होते हैं कि हमने कंटेंट को रट्टा लगा लिया, हमारे पास मटेरियल हो तो हम लिख के तो हम नहीं। ऐसे राइटिंग जो है वो स्किल है बेसिकली, और ये स्किल्स मैंने आपको सिखानी है। इन स्किल्स को डिवाइड किस तरह से किया गया है, अब मैं आपके सामने जरा वो पेश करूंगा, अपना कोर्स प्लान। ये सारी स्किल्स आपको सिखाने के लिए व्हाट इज माय प्लान। जी, मैंने अपना कोर्स प्लान बड़ा मेटिकुलसली ड्रॉ किया हुआ है।
and I follow it religiously. मेरा मेथड ऑफ टीचिंग ये है कि डेली आपको होमवर्क मिले करेगा, डेली असाइनमेंट हुआ करेगी, और नेक्स्ट डे फर्स्ट 40 मिनट्स में हम असाइनमेंट चेक करते हैं ऑन द स्क्रीन, हर शख्स का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एवरीथिंग आई विल बी चेकिंग माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। और उसके बाद लेक्चर होता है 1 घंटे का। आज आपकी ओरिएंटेशन मीटिंग है सिर्फ, कल से हम लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ऐसे चूंकि सारी की सारी पैराग्राफ से बनती है, सो फर्स्ट फोकस मेरा होता है पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। और आपकी कल से पैराग्राफ राइटिंग का होमवर्क जो है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन, लेक्चर नंबर 2। जो मेन मसला ये नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से आना है, उसका मेरा मेथड क्या है, सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 2 में। और उससे हम फैक्ट बुक जो है वो बनाना शुरू करेंगे, और उससे फिर आगे जो है वो सारा कुछ चलेगा। पैराग्राफ राइटिंग में हम सीखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग क्या होती है। और दूसरी बात उसने कही थी रिसर्च बेस्ड राइटिंग। तो रिसर्च बेस्ड राइटिंग फिर लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसके ऊपर आपको सिखाना है। और फिर हम पैराग्राफ विद रेफरेंस यानी रिसर्च के साथ अपना पैराग्राफ जो है वो भी सीखेंगे इस बार। फिर उसने मुख्तलिफ टाइप्स की एसेज आपसे कहा था, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन और नरेशन और डिस्क्रिप्शन को मिला के मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहा करता हूँ। तो हमने पहले टाइप्स ऑफ एसेज जो है वो सीखनी है, आपने भी स्किल सीखनी है आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ एसेज। उसके बाद मैं एक्सपोजिटरी एसे, तीनों टाइप्स की एसेज मैंने सिखानी है आपको। एक्सपोजिटरी एसे की टॉपिक सेगमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, वो आपने स्किल सीखनी है टॉपिक सेगमेंटेशन की। उसके बाद एक्सपोजिटरी एसे की आउटलाइन राइटिंग प्रैक्टिस, और आउटलाइन लिखनी है आपने एक्सपोजिटरी की। वैसे तो यहाँ पे मैंने 2 दिन दिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर 3-4 दिन भी लग जाते हैं। मैंने टोटल वैसे मेरे 20 लेक्चर्स हैं आपके पास, आपके साथ, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं इसके ऊपर भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगाने पड़े तो मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि अपनी क्लासेस हैं, पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर कोई। एक्सपोजिटरी एसे, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव एसे की आउटलाइन राइटिंग प्रैक्टिस, आप लोग आउटलाइन लिखेंगे आर्गुमेंटेटिव एसे की। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट एसे पे आ जाएंगे, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पैराग्राफ्स, आउटलाइन राइटिंग प्रैक्टिस और ये सारा कुछ। इसके बाद कोहेरेंस को अलग से हम डील करेंगे, पैराग्राफ लिंकिंग हमने सीखनी है, और पैराग्राफ लिंकिंग प्रैक्टिस आपसे करवानी है। ऐसे में हमने वैसे तो जो थे वो डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स तो शुरू में सीख लिए, लेकिन जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उसके इंट्रोडक्शन का, फिर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, क्रंच पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये सारी स्किल्स इकट्ठी कर हमने सीखनी है। फिर मैं आपके साथ एक फुल वर्कशॉप करूंगा हर तरह की ऐसे के ऊपर। एक्सपोजिटरी के ऊपर फुल ऐसे वर्कशॉप होगी, आर्गुमेंटेटिव के ऊपर होगी, और एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर होगी। इसके बाद मुख्तलिफ एसेज की ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं आउटलाइन बनाने की, मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके टॉपिक को ब्रेक डाउन कैसे करना है इसके ऊपर। और आखिर में मैंने आपका जो है वो फुल ऐसे पेपर आपको जो है वो देना है। अब काफी लोग पूछ रहे थे आप कितनी एसेज चेक करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ 3 फुल एसेज इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। 3 फुल एसेज, जो एक एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, एक आर्गुमेंटेटिव और एक एक्सपोजिटरी आप लिखेंगे इस दौरान, और वो उसकी इवेल्युएशन मैंने आपको इस कोर्स के अंदर जो है वो शामिल है। एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो ये है कि मैं एक्स्ट्रा चेकिंग का एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप का वो बनाया करता हूँ। मेरा मेथड ये है कि वो डेली बेसिस पे अवेलेबल है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाई और ये सारा कुछ, उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया एक्सपोजिटरी ऐसे के ऊपर, लेकिन आपको जरूरत हुआ करेगी पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस की। तो वो फिर एक्स्ट्रा चेकर मैंने अपने साथ एक एंगेज किए हुए हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, और आप अपना एक्स्ट्रा काम जो है वहां पे चेक करवाया करेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे आप आउटलाइन मुख्तलिफ एसेस की बनानी सीखते जाएंगे, वहां पे आपने एक्स्ट्रा जो है वो सारी की सारी चीजें, यानी जो जो स्किल आप सीख रहे हैं उस स्किल की साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी। तो वो प्रैक्टिस फिर आपने वहां पे साथ साथ जो है वो चेकिंग कराते हैं उसके। इसी तरह से इंट्रोडक्शन की, थीसिस स्टेटमेंट, क्रंच पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ, इन सब चीजों की आपने जो प्रैक्टिस है वो वहां पे करती थी। नहीं जी, मोहम्मद इरफान वो
आपने पे नहीं करना, मैं एक्स्ट्रा चेकर को अपने पास से पे करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक्स्ट्रा पे नहीं करना। आपकी इसी कोर्स की फी में सब कुछ शामिल है ये चीज। इसके अलावा हमारा ऐसे डिस्कशन फोरम होता है, उसके अंदर आप मेंबर बनेंगे। पैराग्राफ डिस्कशन फोरम है, उसके मेंबर बनेंगे। उन सब, और आप मुसलसल ये एग्जाम तक आपकी ये सारी एक्टिविटीज जो है वो मेरे साथ चलती रहेंगी उसमें। असाइनमेंट्स जो है, नहीं बेटा, असाइनमेंट्स एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं करनी स्टूडेंट्स। ये जो असाइनमेंट्स लिखी हुई है ना ये सामने, ये सारी मैंने चेक करनी है। ये डेली क्लास के अंदर जो होना है ये मैंने चेक करना है। वो जो एक्स्ट्रा चेकिंग आप अपनी कोई स्किल और पॉलिश करना चाहते हैं वो आप उस ग्रुप में चेक करवाया करेंगे। जी अजीजा, दिस इज 12,000 फॉर 1 मंथ कोर्स। जी हाजिरा, मेरे ऐसे के कोर्स हर महीने चल रहे होते हैं। जी असद, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन तुमने किया है कि एफपीएससी अपनी, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये है कि एफपीएससी डज नॉट आस्क फॉर थीसिस स्टेटमेंट इन एन एसे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने सिलेबस देखा है, क्या एफपीएससी ने ये कहा है कि इंट्रोडक्शन लिखें, या उसने ये कहा है कि कंक्लूजन लिखें? तो फिर क्यों लिखते हैं? उन्होंने कहा कि पैराग्राफ्स लिखें, या 17 पैराग्राफ्स लिखें, या 18 पैराग्राफ्स, कुछ कहीं का, तो फिर क्यों लिखते हैं? थीसिस स्टेटमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एसे। लोगों को थीसिस स्टेटमेंट लिखवानी नहीं आती, और वो आपके दिमाग में डाल देते हो, यानी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी हुई। तो एग्जामिनेशन में तो ये भी नहीं कहा हुआ कि पैराग्राफ्स को आपस में लिंक कैसे करना है। एग्जामिनेशन में भी ये भी नहीं कहा हुआ कि आपने कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। कहीं कहीं जिक्र है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फिर आप पैराग्राफ्स में डिवाइड क्यों करते हैं? एक स्टूडेंट ने मुझे अभी पूछा था पहले कि जी, वहां पे एकेडमी में टीचर पढ़ाते हैं कि आप 1500 वर्ड्स लिखें, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। भाई अगर शॉर्टकट ही आपका दिल करता है शॉर्टकट पे, तो बेटा मैंने तो आपको कामयाब होने का रास्ता दिखाना है। अगर आपका नहीं दिल करता पास होने पे, तो यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस टू फेल ऑल्सो। मैंने तो आपको कामयाबी का रास्ता दिखाना है। अगर आप नहीं कामयाब होना चाहते, 1500 वर्ड्स लिख के बेशक बड़े शौक से लिखे, 1 साल ही है ना, कोई बात नहीं। बेटा मेरे साथ बाकी टीचर्स की डिस्कशन ना ना करें आप, मेरे पास, मेरे लिए पास ऐसे की बातें करें। इस फ्री लेक्चर का फायदा उठाएं। इसको इस चक्कर में ना ना डाले रखें कि जी फलां ये कहता है, फलां ये कहता है। ना लिखे नाम टीचर्स मेरे सामने। जोया, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड अपडेटिंग योर यूट्यूब? आई हैवंट स्टॉप्ड। किसने कहा स्टॉप्ड? आई हैवंट बीन वेल। मैं जुलाई अगस्त में काफी बीमार था, जिस वजह से मैं कोई काम प्रोड्यूस नहीं कर सका। आजकल में एक वीडियो आने वाली है, व्हाई फियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा हाल है, कल अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अगेन। यस, असद ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, हु टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड लिसनिंग। बेटा ये जैसे जैसे ये कोर्स चलेगा, तो मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि अगर मेरे पास आना है तो फिर सिर्फ आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अगर आप बीच में औरों की भी चीजें लेके आएंगे साथ, तो फिर कंफ्यूजन आप खुद अपने लिए पैदा कर रहे हैं। इस कोर्स में यहाँ मुझसे आने से पहले आप और भी बहुत सारे लोगों की बातें सुन के आए हैं यूट्यूब से। तो किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं ना पकड़ के बिठाया यूट्यूब पे, आप खुद बैठे थे ना। तो कंफ्यूजन आप खुद अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। ये अभी एक बेटी ने भी बोला है कि मैं तो सुन सुन के तंग आ गई हूँ, बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता, ऐसे के बारे में इतनी व्यूज हैं। तो किसने आपसे कहा था कि आप 40 वीडियोज रोजाना ऐसे के ऊपर देखें? नाउ दैट यू हैव कम टू एन एक्सपर्ट, ये हमारा मसला है ना कि हम जाते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन साथ हकीम साहब की जड़ी बूटियां जो है वो भी जेब में रखते हैं। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती। थैंक यू।
जी फायदा, जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेटा पढ़ेंगे तो उसमें फिर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अरस, इसकी पता नहीं मैं तुम्हारा नाम से इतना बोल रहा हूँ कि नहीं, अरस। इसकी मेन रीजन यही अनाड़ी उस्ताद जो हैं। अगर सिर्फ इवेल्युएशन करवानी हो जाज़बा इकबाल, तो मेरा इवेल्युएशन का ज्यादा टाइम होता है मार्च से लेके तो सितंबर तक। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि आखिरी महीनों में चल के मेरे पास इवेल्युएशन का टाइम नहीं बचता। जैसे आजकल इवेल्युएशन मैंने बंद की हुई है, आप उसको मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन अब पिछला रश मेरे पास इतना ज्यादा है, 2 महीने बीमार होने की वजह से काम ना कर सका, वो पेंडिंग इतना ज्यादा रश है कि मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है, एवोल्यूशन नहीं, इशू नहीं कर रहा मैं। थैंक यू जोया। नहीं अलीदा जहांगीर, असाइनमेंट ठीक ना हो तो फिर डांट भी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ गुस्सा करता हूँ, डांटता नहीं हूँ। जी एक्स्ट्रा चेकिंग मारिया नूर कोर्स के दौरान अवेलेबल होती है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 10 डेज तक ग्रुप ओपन रहता है। यस रुबीना, आफ्टर द बेसिक कोर्स यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दी ऐसे राइटिंग, क्योंकि आपकी इंग्लिश राइटिंग जो है वो ठीक हो गई होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है अब मजीद कोई। अम, जी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। होप टू सी मोस्ट ऑफ यू टुमारो इन द क्लास। और कल से हम पैराग्राफ राइटिंग, आपकी राइटिंग का काम कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। थ्रू आउट द ईयर असिस्टेंस चाहिए हो तो मोहम्मद इरफान, पहले तो ये कोर्स करेंगे तो बाद में आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी ना। ये केस स्टडी आप आउटलाइन में लिख सकते हैं। यस शाहिदुल्लाह, इट्स सेम एनरोलमेंट प्रोसीजर। मारिया नूर, मेरी वेबसाइट के ऊपर बेटा जहाँ पे कोर्सेज अनाउंस होते हैं वहां पे जरा नजर रखा करें। बेसिक इंग्लिश राइटिंग का नेक्स्ट बैच जब अनाउंस करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अ, अब आप जरा नंबर नोट कर लें ये मेरे कोऑर्डिनेटर का। 0300354631। ये मैंने चैट में भी लिख दिया। फरीदुल हक, इवेल्युएशन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, अब मैंने स्टार्ट करनी है, 15 अक्टूबर के बाद दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन आजकल बंद किया हुआ है। यस यू कैन रजिस्टर फॉर द बैच टुडे। लिंक किसके लिए सेंड करना था, वो जो वीडियो था? जस्ट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स मेरा यूट्यूब चैनल है, देख लीजिएगा जरा, कॉस्मोस के नाम से। और इसके अंदर जो असेसमेंट वाला जो वीडियो है, वो मैं लिंक आपको उसका दे देता हूँ। एस ए CSS एस ए मार्किंग क्राइटेरिया, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जाहिदा, दिस सेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज ओरिएंटेशन मीटिंग है, कल फर्स्ट लेक्चर है। वेबसाइट का लिंक भी ले लें। बड़ा सिंपल है, drarifjaved.com। आप गूगल पे लिखेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। ये मैंने इस लिंक भेज दिया। ओके। यस, अफरा तारिक, रजिस्ट्रेशन के लिए कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है।
फोन नंबर ये मैंने दे दिया है, 033300354631। थैंक यू जी, मैं बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।